15% लोग जिनको आप सामान्य जन कहते हैं या अगली जातियां कहते हैं, वो इस स्थिति में क्यों आ गए कि वो भारत की सत्ता चारों तरफ से कब्जाए हुए हैं, आपके सभी अधिकारों पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं और उन्हें आपको बताने की बात तो दूर, आपको देने की बात तो दूर, आपको अंधेरे में रखकर आपको शासन सत्ता आपसे छीनकर आपके मताधिकार का प्रयोग करके आप ही को सताने में लगे हुए हैं। मंचासीन सम्मानित मूल निवासीगण और इस पंडाल में उपस्थित सम्मानित मूल निवासीगण, आज पिछड़ा वर्ग मोर्चा के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ। मैं आभार प्रकट करता हूं आयोजकों का कि उन्होंने मुझे आप लोगों को संबोधित करने का एक अवसर दिया, और धन्यवाद करता हूं आप सभी लोगों का जो एक अच्छी संख्या में आप लोग उपस्थित होकर इस पंडाल की शोभा बढ़ाए हुए हैं। पूर्व वक्ताओं ने जब से ये सम्मेलन चल रहा है करीब करीब सभी बातें पिछड़ी जातियों के संबंध में बता दी है। बहुत ज्यादा कुछ कहने के लिए मुख्य अतिथि के पास अंत में कुछ रह नहीं जाता है, केवल बातें दोहराई जाती हैं। मैं उन बातों को दोहराने के पक्ष में नहीं हूं, चाहे जातिगत जनगणना का मामला हो और चाहे आरक्षण से संबंधित मामला हो या फिर पिछड़ी जातियों के जिनमें ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज सम्मिलित हैं, चाहे उनके संवैधानिक अधिकारों का मामला हो, हमें गौर करना होगा कि ये सब चीजें हम मांगने की स्थिति में क्यों आ गए हैं जब हम 85% हैं। हम किससे मांग रहे हैं, यह सोचनीय विषय है और हर व्यक्ति को इस पर विचार करना होगा। 15% लोग जिनको आप सामान्य जन कहते हैं या अगली जातियां कहते हैं, वो इस स्थिति में क्यों आ गए कि वो भारत की सत्ता चारों तरफ से कब्जाए हुए हैं, आपके सभी अधिकारों पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं और उन्हें आपको बताने की बात तो दूर, आपको देने की बात तो दूर, आपको अंधेरे में रखकर आपको शासन सत्ता आपसे छीनकर आपके मताधिकार का प्रयोग करके आप ही को सताने में लगे हुए हैं। हम विचार करें इस बात पर कि हमें क्या करना है। जागो पिछड़ी जातियों, जागो। हम एक किस्म से 15% लोगों के गुलाम होकर रह गए हैं। गुलामगिरी क्या है? राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले के द्वारा लिखित गुलामगिरी पुस्तक में कहा गया है कि किसी भी समाज को, कौम को गुलाम बनाना हो तो उसके 5 बल निकाल दो। बुद्धि बल अर्थात उन्हें शिक्षा तथा ज्ञान देना बंद कर दो। पिछले
पुराने जमाने से, और या ये कहिए जब से भारत आजाद हुआ तब से अगर हम मान कर चले तो क्या हमारे शिक्षा और ज्ञान को बंद करने का पूरा प्रयास नहीं किया गया है? इस पर विचार करो। दूसरा, धन बल उसके रोजगार छीन कर बेकार बना दो, अर्थात उसके धन का स्रोत बंद कर दो। तीसरा, बाहुबल अर्थात जनबल खत्म कर दो, मतलब उनको जाति जाति व धर्म संप्रदाय में बांट दो। ये सब होता रहा है और हम इसके शिकार होते रहे, इस पर विचार करना है। सांस्कृतिक बल अर्थात उनके पूर्वजों का इतिहास, भाषा, साहित्य खत्म कर दो। ये भी हम लोग भुगतते आए हैं और ऐसा होता रहा है, इसीलिए हम गुलाम रहे और गुलाम अभी तक भी बने हुए हैं। जो लोग अपने महापुरुषों का इतिहास नहीं जानते वो लोग अपना भविष्य एवं इतिहास निर्माण नहीं कर सकते। और पांचवा है मनोबल, यानी कि मन को ही मारो, अर्थात उन्हें भाग्य, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक की सैर कराते रहकर उनका जानवरीकरण करके बैल की तरह सेवा देने के लिए उन्हें जिंदा रखो। और जब मनुष्य तथा उसका समाज गुलाम हो जाता है तब उनके सारे सद्गुण अपने आप खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ कहा यह भी जाता है और सत्य है कि गुलाम को उसकी गुलामगिरी का आभास करा दो तो वो बेड़ियां स्वतः ही तोड़ देगा। तो साथियों, हमें इन मंचों के माध्यम से, इन संगठनों के माध्यम से अपने समाज को जागृत करके यही आभास दिलाना है कि हम किस प्रकार से गुलाम हैं और किस प्रकार से गुलाम बने रहे हैं। हमें कैसे इन बेड़ियों को तोड़ना है। हमारे समाज में जो पाखंड और अंधविश्वास फैला हुआ है वो इसकी सबसे बड़ी जड़ है। शिक्षा का अभाव है, कुछ जागरूकता शिक्षा में आई है, लेकिन पूर्णतः हम शिक्षित होकर उस स्थान तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं जहां पर नीति निर्धारित होती है। और नीति निर्धारित होने वाले, करने वाले वो लोग शिक्षित वर्ग से ही शिक्षित ही होते हैं जो नीतियां बनाते हैं। राजनीतिक पार्टियां जब सत्ता में आ जाती हैं वो नीतियां बनाती हैं और उनकी कार्यपालिका आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जितने भी क्लास 1 की सर्विसेज हैं वो सब नीतियां बनाती हैं। अब हमें विचार करना है कि क्या हम उस स्तर की शिक्षा अभी तक प्राप्त कर पाए हैं कि जो हम उन स्थानों तक पहुंच जाएं जहां नीतियां बनाई जाती हैं। और जब तक हम लोग वहां तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारी स्थिति वही रहेगी जो पहले से चली आ रही है कि हम 85% रहते हुए भी 15% लोगों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं और उनसे ही अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। ये एकदम अप्राकृतिक है। आप ही सोचिए, 85 लोगों को 15% लोग कैसे गवर्न कर सकते हैं? लेकिन हमारे भारतवर्ष से यह हो रहा है। मध्य एशिया से आए हुए ब्राह्मणों ने इस देश पर जब अपना कुचक्र चलाया, आक्रमण किया या यहां आए तो उन्होंने सबसे पहले मूल निवासियों को ही विभाजित किया। क्षत्रिय वो मध्य एशिया से नहीं लेकर आए थे,
वैश्य वो मध्य एशिया से नहीं लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने यहीं के मूल निवासियों को क्षत्रिय बनाया, वैश्य बनाया, शूद्र बनाया और उसमें भी दो वर्ग कर दिए, सछूत और अछूत। क्योंकि शासन जिन पर करना है वो भी इस तरह से भ्रमित किए जाए, इस तरह से उनको बनाया जाए ताकि उन पर अच्छी तरह से शासन किया जाए। तो ये दंश, जाति का दंश, धर्म का दंश हम कब तक झेलते रहेंगे? इसलिए साथियों, उठो, खड़े हो जाओ, जागो कि हमें अंधविश्वास और पाखंडवाद को खत्म करके वैज्ञानिक सोच को अपनाना है। मैं किसी भी धर्म की बाबत कोई बात ऐसी नहीं कहूंगा क्योंकि ये आस्था का प्रश्न है, लेकिन हर धर्म मानने वाले से ये आग्रह जरूर करूंगा कि उसकी धर्म पुस्तकों में जो भी लिखा हुआ है उसे पढ़ें और सोचें कि क्या ये संभव है, क्या विज्ञान के द्वारा इसे साबित किया जा सकता है, और जब विज्ञान के द्वारा उसे साबित न किया जा सकता हो तो उसे छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए, आस्था के साथ बढ़िए, लेकिन उस अंधविश्वास को अपने दिमाग से निकालिए। महात्मा कबीरदास ने कहा था, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को कही रहे धोखा दे उड़ाए। अब हमें इन धर्म ग्रंथों में हम उलझे हुए हैं, लेकिन हमें अपना स्वभाव सूप की तरह रखना है। सूप आप जो समझते होंगे, जो छाछ भी कहते हैं, कहीं कहीं उड़ाने के काम आता है, जो भूसा अलग कर देता है, दाना रख लेता है। तो ऐसा स्वभाव बनाइए कि सार सार को वही रहे, जिस धर्म में भी जो सार है उसको ग्रहण कर लीजिए और जो वैज्ञानिक रूप से आपको धोखा लगे उसे उड़ा दीजिए। ऐसी सोच लेकर आगे बढ़िए। किसी भी उस बात को न मानिए जो विज्ञान से साबित नहीं होती है, तभी हम प्रगति पथ पर बढ़ पाएंगे। आप देखते हैं कि हम जितना भी मूल निवासी है, सबसे ज्यादा कीर्तनों में, जहां भी कीर्तन होगा वहां मिलेंगे, जहां जागरण होगा वहां काफी भीड़ होगी, और जहां भी कांवड़ चल रही हो या कोई और अनुष्ठान चल रहा हो, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, और चाहे ईसाई धर्म का हो, किसी का भी हो, वहां पर जो भीड़ मिलेगी वो उन स्थानों पर नहीं मिलेगी जहां आपको जागृत करने के लिए कोई बात चल रही है या कोई संदेश चल रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि उन जो अंधविश्वास है उसे दूर करें, पाखंड को बिल्कुल बाहर करें। मंदिरों में आप आस्था के रूप में जाते हैं, लेकिन क्या कहीं भगवान ने पैसा चढ़ाने के लिए आपको कहा है? अगर आस्था आपको मंदिरों में जाने की है तो वह आपकी आस्था का प्रश्न है, लेकिन क्या वहां आप भगवान को फूल चढ़ाकर प्रसन्न नहीं कर सकते? जिस दिन आप मंदिरों में पैसा चढ़ाना बंद कर देंगे, फूल चढ़ाकर अपनी आस्था को आगे बढ़ाएंगे, उस दिन ये देश विकसित होगा। क्योंकि जो धन आप वहां पर जमा कर रहे हैं, जो धन वहां दे रहे हैं, वो कहते हैं बूंद बूंद सो भरे सरोवर। आप 1 रुपया भी अगर वहां चढ़ाते हैं और एक एक करके जितने भी लोग वहां जाते हैं, आप सोच सकते हैं कि कितना पैसा वहां एकत्रित हो जाता है, जो आप ही के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप जागृत न हो पाए। इसलिए धर्म और आस्था आपके धर्म के अनुसार आपकी है, लेकिन उसमें पाखंड और अंधविश्वास को दूर करना वो आपका काम है। आपको जागृत होना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हम देहातों में जाकर इन बातों का प्रचार करें,
1 और 1 2 भी होते हैं, परंतु 1 और 1 11 की भी बात आपने सुनी है। तो हम ऐसी सोच अपनाएं कि यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो 1 और 1 वर्टिकल न चले, हॉरिजेंटल चले, 1 और 1 11 बट इस प्रकार से चले ताकि हम अपनी जो शक्ति है उसको 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, 1 लाख गुना इतना बढ़ाएं। इस प्रकार की धारणा हमें अपनानी होगी। और सबसे बड़ी बात जो हमें देखना है कि हम जब चुनाव आता है अपने बहुमूल्य अधिकार का, जो बाबा साहब ने संविधान में हमको बहुमूल्य अधिकार दिया है, हम उसको प्रयोग करते समय ध्यान दें कि हम किस दल को वोट देकर सरकार बनाने का अवसर दे रहे हैं। क्या वो सरकार हमारे पक्ष में काम करेगी? बेहतर होगा कि हम लोग भूल जाएं कि हमें कोई सुविधा दी जा रही है, चाहे वो फ्री राशन हो, चाहे किसानों की मानदेय वाली बात हो। हम उस आधार पर अपने मत का दुरुपयोग न करें। ऐसी पार्टियों को हम आगे बढ़ाएं जिसके मुखिया हमारे मूल निवासी हों। तभी हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं कि मूल निवासी जब सत्ताधारी होगा, और वो दूर नहीं है, भारत एक दिन शूद्रों का होगा। एक किताब है, मैंने पढ़ी है, उससे देखिए आप, भारत एक दिन शूद्रों का होगा, अवश्य होगा। लेकिन इसको रफ्तार देने का काम पिछड़ी जातियां करेंगी, और जब तक वो नहीं करेंगी तब तक हम वही गुलाम के गुलाम बने रहेंगे। इसलिए साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप वैज्ञानिक सोच अपनाएं, जो अच्छा लगे, विज्ञान के द्वारा प्रमाणित हो, उसे अपनाएं और बाकी को छोड़ दें। धन्यवाद।